गांव के सन्नाटे को चीरती हुई लाल धुंध जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रही थी। रास्ते में ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना किसी परिंदे की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे नौगढ़ गांव का गला घोंट दिया गया हो। कबीर अपनी पुरानी जीप को खदानों के रास्ते चला रहा था। जीप के डैशबोर्ड पर रखा पुराना फिलिप्स का ट्रांजिस्टर अचानक अपने आप ऑन हुआ और उसमें से भयंकर स्टैटिक की आवाज आने लगी। कबीर ने फ्रीक्वेंसी घुमाने की कोशिश की, लेकिन सुई 98.2 मेगाहर्ट्ज पर जाकर अटक गई। डैशबोर्ड पर कबीर के पिता दिनेश वर्मा की 1990 की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रखी थी। उसके पिता इसी नौगढ़ रेडियो स्टेशन में सीनियर ब्रॉडकास्टर थे, जो 34 साल पहले एक रात ऑन एयर ब्रॉडकास्टिंग के दौरान ही गायब हो गए थे। तभी जीप के सामने लाल धुंध के बीच लोहे का विशालकाय रेडियो ट्रांसमीटर टावर दिखाई दिया। टावर पर लाल रंग की वार्निंग लाइट मध्यम मध्यम लुक-भुक कर रही थी। कबीर ने जीप रोकी। कबीर टॉर्च लेकर रेडियो स्टेशन के पुराने जंग लगे लोहे के फाटक के पास पहुंचा। स्टेशन की इमारत 80 के दशक की सरकारी ईंटों की बनी थी। दीवारों पर जगह जगह लिखा था, अनाधिकृत प्रवेश सख्त वर्जित है। फाटक का ताला टूटा हुआ था। अंदर आंगन में बने लकड़ी के कैबिन में एक बूढ़ा चौकीदार कंबल ओढ़े बैठा था। उसकी अजीब बात यह थी कि उसके दोनों कानों से खून के सूखे थक्के जम चुके थे और कानों में पीतल की कीलें ठूसी हुई थी। कबीर ने शंभू का कंधा हिलाया। बाबा सुनिए, मैं कबीर हूँ, दिनेश वर्मा का बेटा। ये रेडियो स्टेशन 30 साल से बंद है ना? फिर मेरी गाड़ी का ट्रांजिस्टर यहाँ आते ही अपने आप चालू क्यों हो गया? शंभू ने कंबल हटाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर बेइंतहा दहशत। उसने अपने कानों की तरफ इशारा किया और कांपते हाथों से एक कागज का टुकड़ा कबीर की तरफ बढ़ा दिया। कागज पर खून से लिखा था, अगर कान जिंदा रखना चाहते हो तो यहां से भाग जाओ। घड़ी में 1:11 होने वाले हैं। काली वाहिनी का ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला है। कबीर ने हैरान होकर अपनी कलाई घड़ी देखी। रात के 1:10 हो रहे थे। पूरे रेडियो स्टेशन के लाउडस्पीकर, कबीर की जीप का रेडियो और गांव के हर घर में रखे बेजान पड़े पुराने ट्रांजिस्टर एक साथ तेज चीख के साथ ऑन हो गए। रेडियो के स्पोक्स में से एक बेहद ठंडी यांत्रिक आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून के बाद, ये आकाशवाणी का नौगढ़ केंद्र है। अब आप श्यामा देवी से आज रात की विशेष मृत्यु बुलेटिन सुनिए। कबीर की सांसें अटक गईं। उसने पागलों की तरह अपने रिकॉर्डर का माइक ऑन किया। आज रात 2:11 शहर से आए कबीर वर्मा की मृत्यु रेडियो स्टेशन के बेसमेंट में रखे टेप स्टूडियो में होगी। मृत्यु का कारण अपनी ही कटी हुई आवाज को हेडफोन में सुनना होगा। आइए कबीर वर्मा की आखिरी चीख का लाइव डेमो सुनिए। रेडियो से अचानक खुद कबीर की साफ दर्दनाक चीख और हेडफोन के तार से गला घुटने की आवाज आने लगी। ये क्या बकवास है? ये मेरी आवाज रेडियो पर कैसे आ सकती है? मैंने तो अभी तक ऐसी कोई चीख मारी ही नहीं। कबीर पागलों की तरह स्टेशन के बाहर भागा। तभी रास्ते में सरकारी डिस्पेंसरी के सामने एक टॉर्च की रोशनी चमकी। हाथ में इंजेक्शन और लोहे की कैंची लिए डॉक्टर आरती भागती हुई आई। डॉक्टर आरती ने कबीर का मुंह दबाकर उसे डिस्पेंसरी के लोहे के शटर के अंदर खींच लिया। कबीर हाँफ रहा था। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा था। डॉक्टर, आपने सुना? रेडियो पर मेरी मौत की घोषणा हुई है। 2:11 पर मेरी लाश मिलेगी। ये गांव वाले कौन सी फ्रीक्वेंसी चला रहे हैं? डॉक्टर आरती ने टॉर्च की रोशनी कबीर के चेहरे पर मारी। उसकी अपनी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो हफ्तों से सोई ना हो। चुप रहो कबीर, जोर से मत बोलो।
यहाँ रेडियो कोई इंसान नहीं चला रहा। 1999 में जब तुम्हारे पिता ने इस स्टेशन से एक अज्ञात रेडियो सिग्नल रिसीव किया था, तो उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को एक पुरानी मास्टर स्पूल टेप में सील कर दिया था। कबीर ने आरती का हाथ पकड़ा। तो फिर ये मेरी आवाज पहले से कैसे ब्रॉडकास्ट कर रहा है? डॉक्टर, आप भी कुछ छुपा रही हैं। डॉक्टर आरती ने अपनी दराज खोली और कबीर के सामने एक मेडिकल फाइल रख दी। क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी भविष्य नहीं बताती कबीर। यह फ्रीक्वेंसी इंसान के दिमाग को सम्मोहित करती है। रेडियो जो ब्रॉडकास्ट करता है, तुम्हारा दिमाग अपने आप 1 घंटे बाद वही हरकत करने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हारे पिता भी भूत से नहीं मरे थे। उन्होंने रेडियो की आवाज सुनकर खुद अपनी जबान कैंची से काट ली थी। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। खुद अपनी जबान काट ली थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब घड़ी में 2 बजे बज चुके थे। कबीर के पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ 11 मिनट बचे थे। अचानक कबीर के हाथों में अपने आप कंपन शुरू हो गया। उसके पैर अपने आप मुड़कर रेडियो स्टेशन के बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। कबीर का दिमाग चीख रहा था कि वो रुके, लेकिन उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। नहीं, मेरे पैर अपने आप क्यों चल रहे हैं? डॉक्टर, मुझे रोको, मुझे जंजीर से बांध दो। लेकिन जब कबीर ने पीछे मुड़कर डॉक्टर आरती को देखा, डॉक्टर आरती के कानों से भी खून बह रहा था और उसके हाथ में वही लोहे की भारी कैंची थी जो वो कबीर की तरफ बढ़ा रही थी। डॉक्टर आरती के चेहरे पर एक अजीब, बेजान, यांत्रिक मुस्कान थी। समय हो गया है कबीर। 2:11 का ब्रॉडकास्ट कभी झूठा नहीं होता। चलो, अपने पिता की आखिरी स्पूल टेप अपने हाथों से ऑन करो। कबीर का दिमाग अंदर से चीख रहा था, लेकिन उसके पैर पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। हर कदम के साथ सीढ़ियों की दरारों से सड़ी हुई सीलन और पुराने मैग्नेटिक टेप की केमिकल वाली बदबू आ रही थी। कबीर के दाहिने हाथ ने खुद ब खुद डॉक्टर आरती के हाथ से वो लोहे की भारी जंग लगी कैंची ले ली थी। उसकी उंगलियां कैंची के छल्लों में इस कदर कस चुकी थी कि नाखून नीले पड़ रहे थे। आरती, मेरी बात सुन। अपने दिमाग पर जोर डाल। तू एक डॉक्टर है। तू इस फ्रीक्वेंसी की कठपुतली कैसे बन सकती है? रोक मुझे। मेरे हाथ से ये कैंची छीन। डॉक्टर आरती उसके पीछे पीछे उतर रही थी। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी पुतलियां पूरी तरह फैल चुकी थी। उनमें कोई जीवन नहीं था, सिर्फ एक यांत्रिक खालीपन था। कोई किसी को नहीं रोक सकता कबीर। जब 98.2 मेगाहर्ट्ज की सुई अटकती है, तो इंसान का दिमाग सो जाता है और सिग्नल जाग जाता है। तुम्हारा शरीर अब तुम्हारा नीड्स है। वो रेडियो स्टेशन का एंटीना बन चुका है। कबीर ने अपने बाएं हाथ से अपने ही दाहिने हाथ की कलाई को दबोचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कैंची को फेंकने की कोशिश की। उसकी बाह की नसें उभर आईं, लेकिन दाहिना हाथ 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। रेडियो का सिग्नल उसकी मोटर नर्व्स को सीधे कंट्रोल कर रहा था। सीढ़ियां खत्म होते ही सामने लोहे का भारी साउंड प्रूफ दरवाजा था। दरवाजे की कांच पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ऑन एयर स्टूडियो 1। कबीर का पैर अपने आप पड़ा। उसने दरवाजे का भारी हैंडल घुमाया। अंदर का नजारा देखकर कबीर की रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच 1980 के दशक का एक विशालकाय स्टूडियो मास्टर रिग रखा था। 2 बड़े बड़े धातु के पहिए पर लाल रंग का पुराना ऑडियो टेप चढ़ा हुआ था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि टेप प्लेयर पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसके ऊपर लगा हरा प्ले बटन अपने आप अंदर बाहर धड़क रहा था। टेप के पास टेबल पर कबीर के पिता दिनेश वर्मा का 1990 का पुराना चश्मा और उनका आईडी कार्ड रखा था, जिस पर ताजा खून के कुछ सूखे धब्बे लगे थे। कबीर का शरीर टेबल के पास जाकर रुक गया। उसकी आंखें मेज पर रखी एक डायरी पर पड़ी। डायरी के पन्नों पर उसके पिता की लिखावट थी। 98.2 मेगाहर्ट्ज,
कोई रेडियो स्टेशन नहीं है। यह इंसान के दिमाग की इंसुलेटेड तरंगों का चोर है। जो भी इस स्टूडियो में आकर ये टेप सुनेगा, उसकी अपनी आवाज हमेशा के लिए इस टेप में कैद हो जाएगी और उसका वजूद इस दुनिया से मिट जाएगा। और सुनो, सबसे बड़ा सच, श्यामा देवी कोई औरत नहीं है। श्यामा देवी इसी मशीन का नाम है। कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। मशीन? श्यामा देवी कोई इंसान नहीं, ये एक एआई टाइप यांत्रिक छलावा है जो 30 साल से लोगों की आवाजें रिकॉर्ड करके उन्हें मारकर उनकी ही आवाज में दूसरों को बुला रहा है। घड़ी की सुई 2:10 पर पहुंच चुकी थी। अचानक मेज पर रखा लाल स्पूल का टेप अपने आप घूमना शुरू हो गया। स्पीकरों से भारी सन्नाटे के बीच कबीर के लापता पिता दिनेश वर्मा की 34 साल पुरानी रिकॉर्डेड आवाज गूंज उठी। कबीर, अगर तू बड़ा होकर ये टेप सुन रहा है तो अपनी आंखें बंद कर ले। ये 98.2 मेगाहर्ट्ज सिग्नल इंसान की आंखों के जरिए दिमाग में उतरता है। मैंने अपनी आंखें फोड़ ली थी ताकि मैं इस सिग्नल का गुलाम ना बनूं। कबीर, अपनी जबान मत काटना, कैंची फेंक दे। कबीर का दाहिना हाथ अब अपने आप उठकर उसकी अपनी ही गर्दन के पास जा रहा था। कैंची की 2 तीखी धारियां उसकी जबान की तरफ पड़ रही थीं। कबीर की गर्दन से खून की एक पतली धार बहने लगी। मैं आंखें बंद कर रहा हूं। मैं तुझे अपने दिमाग पर कब्जा नहीं करने दूंगा श्यामा देवी। कबीर ने अपनी आंखें पूरी ताकत से मींच ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके दिमाग में चल रहा वो रेडियो का स्टैटिक शोर आधा कम हो गया। उसके हाथ का कांपना थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन तभी उसकी बंद आंखों के सामने उसके कानों में डॉक्टर आरती की नहीं या किसी बहुत अपने की आवाज सीधे उसके सिर के अंदर गूंजी। आंखें खोल कबीर। अगर आंखें नहीं खोलेगा तो तुझे कैसे दिखेगा कि तेरे ठीक सामने कौन खड़ा है। घड़ी में ठीक 2:11 AM बज गए। कबीर ने डर के मारे जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने डॉक्टर आरती नहीं खड़ी थी। सामने कोई इंसानी शरीर नहीं था, बल्कि कबीर का अपना ही हुबहू हमशक्ल खड़ा था। वो हमशक्ल कबीर की ही शर्ट पहने था, लेकिन उसके कानों से रेडियो एंटीना जैसे लोहे के बारीक तार बाहर निकल रहे थे और उसके हाथ में वही रेडियो हेडफोन था। कबीर सन्न रह गया। तू कौन है? तू मेरी तरह क्यों दिख रहा है? उस हमशक्ल ने एक खौफनाक, बिना पलके झपकाए वाली मुस्कान दी। उसकी गर्दन से वही रेडियो वाली यांत्रिक आवाज निकली। मैं कबीर वर्मा हूं। जो 2:11 से पहले था वो इंसान था। जो 2:11 के बाद है वो आकाशवाणी का नया ब्रॉडकास्टर है। उस हमशक्ल ने कबीर की कलाई पकड़ी और झटका देकर उसे टेप रिकॉर्डर की तरफ खींच लिया। कबीर ने अपने बाएं हाथ में रखी टॉर्च से उस हमशक्ल के चेहरे पर वार किया। हमशक्ल का चेहरा कांच के बल्ब की तरह चटक गया, लेकिन अंदर से खून नहीं, बल्कि काले रंग का लिक्विड मैग्नेटिक टेप बाहर बहने लगा। कबीर झटके से पीछे हटा और स्टूडियो से बाहर की तरफ भागा। वो पागलों की तरह बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। रेडियो स्टेशन के आंगन में पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा नौगर गांव वहां खड़ा था। गांव के सैकड़ों लोग, बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब हाथ में बुझे हुए लालटेन और रेडियो ट्रांजिस्टर लिए शांत खड़े थे। सबके कानों से वही पतले लोहे के तार निकलकर आसमान में बने उस 100 फीट ऊंचे ट्रांसमीटर टावर से जुड़े हुए थे। पूरा गांव एक साथ एक ही लय में कबीर की आवाज में बोल रहा था। स्वागत है कबीर, अब तुम इस गांव की आवाज हो। अगला ब्रॉडकास्ट सुबह 3:33 बजे होगा, जब तुम खुद अपने हाथों से पूरे शहर की फ्रीक्वेंसी हैक करोगे।
कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। रेडियो टावर के ऊपर लाल वार्निंग लाइट अब नीली पड़ चुकी थी और उसमें से कबीर की अपनी आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। कबीर अपने सिर को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ आ गया था कि वो सिर्फ गांव में नहीं फंसा है। ये फ्रीक्वेंसी अब उसकी अपनी यादों और उसके दिमाग को मिटाकर उसे हमेशा के लिए श्यामा देवी का हिस्सा बना चुकी है। कबीर जमीन पर पड़ा हाफ रहा था। उसके कानों के अंदर 98.2 मेगाहर्ट्ज की सीटी लगातार बज रही थी। सामने खड़े सैकड़ों गांव वाले बेजान पुतलों की तरह कबीर की तरफ टकटकी लगाए हुए थे। उनके कानों से निकले पतले लोहे के तार आसमान में लहरा रहे थे। तभी कबीर के कंधे पर एक भारी हाथ पड़ा। कबीर ने झटके से पलटकर देखा। वो बूढ़ा चौकीदार शंभू था। शंभू के हाथों में लोहे की एक बड़ी रेंच थी और कानों से अब भी खून बहकर उसकी शर्ट पर जमा हुआ था। शंभू ने कबीर की गर्दन को दबोचा और घसीटते हुए उसे जमीन पर पड़े एक पुराने अंडरग्राउंड जनरेटर रूम के लोहे के हैच के अंदर फेंक दिया। अंडरग्राउंड जनरेटर रूम में भारी सन्नाटा था। कबीर अपने कान पकड़कर रोने लगा। शंभू बाबा, मुझे छोड़ दो। मेरा दिमाग फट रहा है। मेरी ही आवाज मेरे सिर के अंदर से बोल रही है। वो मेरा हम शक्ल बन चुका है। शंभू ने टॉर्च की पीली रोशनी कबीर के चेहरे पर मारी। उसने एक कागज के टुकड़े पर लिखा और कबीर के सामने पटक दिया। कागज पर लिखा था, मैं बहरा हूं, इसलिए श्यामा देवी मेरे दिमाग में नहीं घुस सकती। जिसे तुम अपना हमशक्ल समझ रहे हो, वो कोई इंसान या भूत नहीं है। वो रेडियो स्टेशन का सिग्नल रिफ्लेक्शन है। जब तक 100 फीट ऊंचा मुख्य ट्रांसमीटर टावर चालू है, वो सिग्नल पूरे इलाके के हर रेडियो और इंसानी दिमाग को हैक करता रहेगा। कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिग्नल रिफ्लेक्शन यानी अगर ट्रांसमीटर टावर का मुख्य एम्पलीफायर तबाह हो जाए तो ये फ्रीक्वेंसी टूट जाएगी। शंभू ने सिर हिलाया और कागज पर दूसरा वाक्य लिखा, लेकिन सुबह 3:30 बजे तुम्हारा हमशक्ल पूरे राज्य के नेशनल ब्रॉडकास्ट ग्रिड से इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो लाखों लोग एक साथ इस फ्रीक्वेंसी के गुलाम बन जाएंगे। कबीर के पास सिर्फ 18 मिनट बचे थे। उसने शंभू के हाथ से लोहे की रेंच ली और जनरेटर रूम से बाहर निकला। बाहर लाल धुंध अब काली पड़ चुकी थी और हवा में ओजोन गैस की तीखी महक आ रही थी। कबीर ने 100 फीट ऊंचे ट्रांसमीटर टावर की सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे जैसे कबीर ऊपर चढ़ रहा था, हवा का दबाव बढ़ता जा रहा था। टावर के ऊपर लाल वार्निंग लाइट के पास कबीर का वही हमशक्ल खड़ा था। उसके हाथों में 2 मुख्य ट्रांसमिशन केबल थे जिन्हें वो राज्य के मुख्य ग्रिड से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। हमशक्ल ने पीछे मुड़कर कबीर को देखा। उसके मुंह के अंदर से हजारों इंसानों की एक साथ गूंजती हुई आवाज निकली। देर कर दी कबीर। 3:30 का तैयार है। तुम्हारे पिता 1990 में जो गलती की थी, तुम उसे सुधार नहीं सकते। ये फ्रीक्वेंसी अब रुकेगी नहीं। कबीर टावर के मुख्य प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। हवा की गति इतनी तेज थी कि उसका संतुलन बिगड़ने लगा। तू सिर्फ एक बेजान सिग्नल है। मेरी पहचान, मेरी आवाज तू नहीं छीन सकता। कबीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे की रेंच से हमशक्ल की छाती पर वार किया। वार होते ही हमशक्ल की छाती से खून नहीं बल्कि तेज नीले रंग का हाई वोल्टेज करंट निकला, जिसने कबीर को दूर फेंक दिया। कबीर प्लेटफॉर्म के किनारे लोहे की ग्रिल से लटक गया। कबीर 100 फीट की ऊंचाई पर लटक रहा था। नीचे पूरा गांव खामोश खड़ा टावर की तरफ देख रहा था। घड़ी में 3:30 AM बज चुके थे। हमशक्ल ने कबीर की उंगलियों पर अपने भारी बूट रखे। 3 मिनट बचे हैं कबीर। जब मुख्य केबल जुड़ेगा तो पहली आवाज तुम्हारी होगी। तुम हमेशा के लिए रेडियो तरंगों में अमर हो जाओगे। कबीर की उंगलियां ग्रिल से छूटने लगी। तभी नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ। शंभू ने नीचे जनरेटर रूम का मुख्य डीजल टैंक उड़ा दिया था। टावर को मिलने वाली मुख्य बिजली की सप्लाई कट गई।
टावर की लाल नीली वार्निंग लाइट बंद हो गई, लेकिन हमशक्ल के शरीर में अब भी संचित चार्ज बचा हुआ था। उसने मुख्य केबल को मैनुअल सॉकेट में डालने के लिए हाथ बढ़ाया। कबीर ने नीचे गिरते गिरते अपने बाएं हाथ से शंभू द्वारा दी गई लोहे की रेंच को टावर के हाई वोल्टेज ग्राउंडिंग अर्थिंग वायर के अंदर ठूंस दिया। जैसे ही कबीर ने अर्थिंग वायर को शॉर्ट किया, 10,000 वोल्ट का रिवर्स करंट सीधे उस हमशक्ल के शरीर में चला गया। हमशक्ल का शरीर कांच के 1000 टुकड़ों की तरह हवा में बिखर गया। उसकी चीख रेडियो टावर से निकलकर पूरे इलाके के ट्रांजिस्टर में गूंजी और फिर अचानक 98.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पूरी तरह डेड हो गई। कबीर ऊपर प्लेटफॉर्म्स पर बेजान सा गिर पड़ा। नीचे गांव के लोगों के कानों से जुड़े पतले लोहे के तार टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। लोग अपने कानों को पकड़कर जमीन पर बैठ गए। वे सम्मोहन से बाहर आ रहे थे। सुबह की पहली किरणें नौगर की पहाड़ियों के पीछे से निकलने लगी। लाल धुंध धीरे धीरे छट रही थी। कबीर एम्बुलेंस की सहायता से पुलिस के साथ रेडियो स्टेशन से बाहर आ रहा था। गांव के लोग धीरे धीरे होश में आ चुके थे। डॉक्टर आरती अपने कानों पर पट्टी बांधे कबीर के पास आई। कबीर, तुम जीत गए। टावर का ट्रांसमीटर पूरी तरह जल चुका है। फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई है। अब 98.2 मेगाहर्ट्ज पर कोई आवाज नहीं आएगी।